हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज मैं आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम हाईवे कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाईवे कर्व्स दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। इस वीडियो में हम ओनली हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कर्व्स आखिर होते क्या हैं? कर्व्स आर ज्योमेट्रिकल आर्क्स प्रोवाइडेड एट चेंज इन ग्रेडियंट और अलाइनमेंट ऑफ रोड। जब हमें रोड का अलाइनमेंट चेंज करना होता है, जैसे एक डायरेक्शन से हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तब हमें कर्व की ज़रूरत होती है। या फिर ग्रेडियंट चेंज करना होता है, जैसे असेंडिंग ग्रेडियंट है, जब हम रोड या पहाड़ पे ऊपर चढ़ाई करते हैं या पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है। तो उन दोनों को काउंटर करने के लिए उन दोनों में एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनसे बचने के लिए हम वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे फिगर में शो किया गया है, काफ़ी सारे कर्व्स हैं। ये रोड पे इस तरफ कर्व्स, ये हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें दोनों कर्व्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल कर्व्स भी हैं। ये देखिए, ये हमारे जितने भी कर्व्स हैं ये सभी ग्रेडियंट और अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर हम कर्व्स प्रोवाइड ना करें और बिल्कुल स्ट्रेट वे में रोड बनाएं तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और हम जिस पे ड्राइव करेंगे तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स। अब जो कर्व्स हैं उनको प्रोवाइड क्यों किया जाता है? फर्स्ट है टू ले द रोड अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी ऑफ कंट्री की जो टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग रोड को कंस्ट्रक्ट करना। टोपोग्राफी में ये जितने भी हमारे पहाड़ आ जाते हैं, नदियाँ आ जाती हैं, झीलें, प्लेन एरिया या बीहड़ एरिया, बिल्कुल, तो ये सारे उसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो उसको कंसिडर करके ही हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए। फर्स्ट ये है टू अवॉइड एक्सेसिव कटिंग एंड फिलिंग। तो जैसे हमारे रोड के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है, अगर हम पहाड़ को काट के पहाड़ में से टनल बना के, सुरंग बना के रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा, बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा होगा इकोनॉमी पे। ठीक है, अगर हम रोड को उसके चारों तरफ से घुमा के आगे ले जाते हैं तो खर्चा हमारा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, बट रोड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सभी फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। कटिंग कहाँ पे करनी, कहाँ पे फिलिंग करनी है, इन सभी को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टू अवॉइड सर्टेन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। जैसे रोड के रास्ते में कुछ हमारा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जैसे कोई मंदिर आ जाता है, कोई मस्जिद आ जाते हैं, कोई पुरानी पीर दरगाह वगैरह आ जाती है, तो हमें रोड को वहाँ से टर्न करना पड़ता है, वहाँ से घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी रोड कार उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड एक्सेस टू ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए हमें रोड का घुमाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी कर्व्स की ज़रूरत होती है। अब टाइप्स क्या होते हैं? दो टाइप के हमारे कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कर्व्स होते हैं, घुमाव होते हैं रोड पे, जैसे इस फिगर में दिखाया है, तो वे होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व। और जो वर्टिकल एक्सिस में होते हैं, जो हमारे, ये देखिए इस फिगर में, ये हमारे वर्टिकल कर्व्स होते हैं। इसमें गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, फिर ऊपर से नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं। तो ये जो हमारे कर्व्स होते हैं ये वर्टिकल कर्व्स होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व से। हॉरिजॉन्टल कर्व, इट इज़ ए कर्व इन प्लान टू प्रोवाइड चेंज इन डायरेक्शन टू द सेंट्रल लाइन ऑफ रोड। द मिनिमम रेडियस of a horizontal curve depend on the permissible design speed of road. The value of minimum radii of various category of road in different area recommended by IRC. ठीक है, इसने क्या बताया है, जो हम रोड पे कर्व प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, वो डिज़ाइन स्पीड पे डिपेंड करता है। देखिए, आप कभी भी जब ड्राइव करते हैं तो आपके सामने कोई टर्न आता है, कोई घुमाव आता है, तो आपको अपने व्हीकल को धीमा करना पड़ता है, आपकी स्पीड को कम करना पड़ता है, तब आप उस व्हीकल को ईजीली वहाँ पे टर्न से पास कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसने बताया है कि मिनिमम रेडियाई भी, जो रेडियस ऑफ कर्व होता है
उसको भी IRC ने रिकमेंड किया है, उसकी डिज़ाइन स्पीड को भी रिकमेंड किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कर्व्स आर यूज्ड इन अलाइनमेंट ऑफ हाईवे। हाईवे के अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं वो ये टाइप हैं। देखिए, फर्स्ट है सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। सिंपल कर्व से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल कर्व क्या होते हैं? इट इज़ ए सर्कुलर कर्व विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आर्क ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस. This curve is expressed in terms of degree of curve, which is the angle subtended at the center of the chord of 30-meter length. 30-meter length. This type of curve is suitable for large radius and for slow moving traffic. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो हमारी आर्क होती है, जो हमारी वो उसका रेडियस एक होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म आर्क होती है, यूनिफॉर्म रेडियस होती है। देखिए इस फिगर के थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। ये देखिए, इसमें हमारी जो रेडियस ऑफ आर्क है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही है। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, ये हमारा कर्व है और ये हमारी रेडियस ऑफ, इसमें बिल्कुल भी जो हमारा आर्क की रेडियस है वो चेंज नहीं हो रही है और यूनिफॉर्मली ये होती है। हमारी जो कर्व होती है यूनिफॉर्म कर्व होता है। ठीक है, जबकि कंपाउंड कर्व में क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्व और आर्क दोनों चेंज होती हैं। जैसे कंपाउंड कर्व, दिस इज ए सर्कुलर कर्व विच इज कंपेरिजन ऑफ सीरीज of two or more simple curve of different radii which turn in same direction. This type of curve is used to avoid cutting through hard rock, heavy cutting or filling etc. ठीक है, जब हमें हार्ड रॉक, हैवी रॉक की कटिंग या उसकी फिलिंग करने से बचना होता है तब हमें इस टाइप के कंपाउंड कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक आर्क ये है जिसकी रेडियस ये है। ठीक है, एक आर्क ये है जिसकी रेडियस ये है। इसमें दो या दो से ज़्यादा आर्क कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, उनकी रेडियस भी अलग हो सकती है और उनके आर्क भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सीरीज हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, और बस में कॉमन चीज़ क्या है, ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। देखिए ये डायरेक्शन एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ आ रहा है, ये हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्व इन कंपाउंड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स कर्व। जैसे फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, फर्स्ट इस तरफ फिर इस तरफ। ये दो कर्व है जिसमें रेडियस ऑफ कर्व अलग है और कर्व की लेंथ है वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? दिस इज ए सर्कुलर कर्व consisting of two simple curves of same or different radii which turns in the opposite direction. The curve are suitable for highway laying in hilly region. ठीक है, जब हिली रीजन होता है तब इस टाइप के हमें कर्व्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक कर्व होते हैं और उनकी रेडियस सेम भी हो सकती है या फिर उनकी रेडियस अलग भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिशन कर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व। अब देखिए, आप स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ये है हमारी स्ट्रेट रोड, ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से सामने एक कर्व आ जाता है। ये हमारा कर्व है। ठीक है, कर्व आ गया तो आपको यहाँ पे अपने व्हीकल को थोड़ा सा धीमा करना पड़ता है। ठीक है, धीमा करेंगे और इस पे जब ट्रैवल करेंगे, कर्व को और स्ट्रेट रोड को जो पोर्शन जोड़ता है उस कर्व को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, डायरेक्ट हम बिल्कुल स्ट्रेट वे में इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। जैसे ये स्ट्रेट रोड आ रहा है और एकदम से हम इसको घुमाव दे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसको धीरे धीरे हम चेंज करेंगे आर्क सर्कुलर शेप में, जिससे जो ट्रैफिक हमारा उस पर मूव कर रहा है वो कंफर्टेबली मूव कर सके। ठीक है, इस ट्रांजिशन कर्व इज द कर्व हैविंग ए रेडियस विच डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द टेंजेंट पॉइंट
to a design radius of a circular curve. This type of curve is generally introduced on highways between a straight and circular curve to provide ease and gradual change in direction of road alignment. This is also called spiral or easement curve. ओके स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया था वैसा इसमें लिखा है, टू ईज एंड ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन, रोड की डायरेक्शन में जब चेंज हो उसमें इजी हो और ग्रेजुअली वो वेरी करे तो वो होता है हमारा ट्रांजिशन कर्व, उसको हम स्पाइरल और ईजमेंट कर्व भी बोलते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा कर्व और इस तरफ डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे था हमारा सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। सुपर एलिवेशन क्या होता है? सुपर एलिवेशन होता है बीच में से कैम्बर को जो हाइट है उसकी थोड़ी इंक्रीज रखते हैं और जब हम टर्न करते हैं तो इसके आउटसाइड में हाइट को हम थोड़ा इंक्रीज रखते हैं ताकि जो हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल है वो टर्न आउट ना होए, वो पलटे ना। अगर फास्ट मूविंग व्हीकल होता है तो हमें डायरेक्शन में जब ट्रैवल करते हैं तो वो उसके ओवर टर्न होने के, उसकी इस डायरेक्शन में पलटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है, हाइट को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, जो आउटसाइड हाइट होती है हमारे कर्व की, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो कैम्बर की हाइट से और सुपर एलिवेशन की शेप को पाने के लिए हमें इस ट्रांजिशन कर्व की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमारा होगा ट्रांजिशन कर्व। द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए ट्रांजिशन कर्व इज टू हैव ए स्मूथ चेंज ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ ए व्हीकल फ्रॉम ए स्ट्रेट पाथ टू ए कर्व पाथ और वाइस वर्सा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व। The main advantages of providing transition curve on highway are as follow. To obtain gradual and transition form the tangent to the circular curve and form the circular curve to the tangent, ठीक है। टेंजेंट से सर्कुलर फॉर्म और सर्कुलर से टेंजेंट फॉर्म को जब हम प्रोवाइड कराते हैं अपने रोड पे तो ट्रांजिशन कर्व की ज़रूरत होती है। टू ऑब्टेन ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन कर्वेचर from the value of 0 at tangent point to the maximum at curvature circular, ठीक है। सर्कुलर कर्व से जो टेंजेंट पॉइंट पे 0 रेडियस होती है और आगे जो सर्कुलर पॉइंट पे जो हमारी कर्व होती है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इस ट्रांजिशन कर्व की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टू हैव ए ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम 0 एट द टेंजेंट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू टू द मेन सर्कुलर कर्व, जैसा हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसमें बिल्कुल वही है, सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली चेंज करना है और कैम्बर में, कैम्बर से सुपर एलिवेशन में तो ट्रांजिशन कर्व की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कर्व के कितने टाइप्स होते हैं? ये 3 टाइप्स होते हैं। बर्नौली लैम्निस्केट, ये देखो ये हमारा बर्नौली लैम्निस्केट कर्व है फिगर में, और ट्रू स्पाइरल और क्लोथोइड, ये हमारा होता है ट्रू स्पाइरल कर्व, ठीक है। और क्यूबिक पैराबोला, ये हमारा है क्यूबिक पैराबोला कर्व। फिगर में अच्छे से समझाया है इसको, ये देखो, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं ये कर्व। फर्स्ट आता है हमारा ट्रू स्पाइरल और क्लोथोइड। इट इज़ एन आइडियल शेप, ये आप अच्छे से याद रखना है। आइडियल शेप हमारी ट्रांजिशन कर्व की कौन सी होती है? ट्रू स्पाइरल और क्लोथोइड। इट इज़ एन आइडियल शेप of a transition curve in which the radius of curvature at any point is inversely proportional to the distance of the point from the beginning of the curve. The IRC recommended the use of spiral curve as transition curve in the horizontal alignment of highway due to the following reason. ठीक है, ये क्या होता है? जब हम लेंथ ऑफ कर्व हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द कर्व से। ये देखो, लेंथ ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो जो कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाई करता है वो करता है ट्रू स्पाइरल और क्लोथोइड।
इसीलिए इसको आइडियल शेप भी बोलते हैं। द स्पाइरल कर्व सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द आइडियल कर्व, आइडियल ट्रांजिशन कर्व, ये फर्स्ट है। सेकंड है द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पाइरल इज सच दैट कैलकुलेशन एंड सेटिंग आउट कर्व इन द फील्ड इज सिंपल एंड ईजी। इसके द्वारा जो हम फील्ड पे कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ी ईजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है। ओनली स्पाइरल ट्रांजिशन फुलफिल्स इट्स रिक्वायरमेंट, स्पाइरल ट्रांजिशन है वो ही हमारी जो कंडीशन है ये वाली इसको फुलफिल करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और आर है हमारी रेडियस ऑफ कर्व। ओके, नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पैराबोला। दिस इज आल्सो नोन एज फ्रोड्स ट्रांजिशन और ईजमेंट कर्व, इसी को ही फ्रोड ट्रांजिशन एंड ईजमेंट कर्व भी बोलते हैं। थ्रू द क्यूबिक पैराबोला इज इंफीरियर टू क्यूबिक स्पाइरल। क्यूबिक पैराबोला जो हमारा कर्व है क्यूबिक स्पाइरल से थोड़ा कम एडवांटेजेस होता है, yet it has been extensively used due to the ease with which it can be set out by rectangular coordinates। ये देखो, अब आता है हमारा क्यूबिक स्पाइरल। क्यूबिक पैराबोला हमारा थोड़ा सा लो ग्रेड का होता है, क्यूबिक स्पाइरल हमारा थोड़ा सा सुपीरियर टाइप का होता है। इस क्यूबिक स्पाइरल इज सुपीरियर टू क्यूबिक पैराबोला एज फॉर एज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज कंसर्न। अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो क्यूबिक स्पाइरल हमारा काफ़ी एक्यूरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व। दिस टाइप ऑफ कर्व इज मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन एज इट इज सिमेट्रिकल एंड कैन बी वेल adapted when the deflection angle between the tangent is large। ठीक है, बर्नौली लेमनिस्केट हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मोस्टली मॉडर्न रोड्स पे करते हैं जब डिफ्लेक्शन एंगल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जिसमें मैंने हैशटैग भी लगाया है, ये आता है सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन क्या होता है? व्हेन ए व्हीकल नेगोशिएट ए कर्व पाथ इट इज सब्जेक्टेड टू एन आउटवर्ड फोर्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप ड्राइव कर रहे होते किसी कर्व पे तो आप फेस करेंगे, आप फील करेंगे कि आप एक फोर्स को जो कि आपको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इन order to resist this force the outer edge of the road is generally raised above the inner edge. This is known as super elevation or cant or banking। इसी को ही हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग। जब हम ट्रैवल करते हैं तो जो आउटर एज होता है हमारा रोड का उसको थोड़ा सा हम हाई रखते हैं एज कम्पेयर टू इनर एज। ठीक है, ताकि हमारा जो व्हीकल है इजीली उस पर मूव कर सके। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज इनवर्ड टिल्ट गिवन टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारा इनर एज होता है रोड का उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, आगे इसकी फिगर है उसमें बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? टू अचीव हायर स्पीड ऑफ व्हीकल, इसके द्वारा हम कर्व पे हाई स्पीड पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल विद द नेगोशिएट ए हॉरिजॉन्टल कर्व। जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे कोई व्हीकल ट्रेवल करता है तो वो हाई स्टेबिलिटी और हाई स्पीड में ट्रेवल कर सकता है सुपर एलिवेशन के थ्रू। टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशन, अगर सुपर एलिवेशन वहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे जो फाउंडेशन हमारी रोड के उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है एक ही तरफ। ठीक है, दोनों तरफ नहीं पड़ता है, तो उस स्ट्रेस को बचाने के लिए हम सुपर एलिवेशन का प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये जैसे इस फिगर में शो कर रहे हैं, ये ट्रक सामने से आ रहा है और इस तरफ का जो पोर्शन है इसको थोड़ी हाइट थोड़ी ऊपर रखी गई है रोड की एज़ कम्पेयर टू इनर एज। ये है आउटर एज, ये है हमारी इनर एज। इसके कंपैरिजन में इस हाइट को थोड़ा ऊपर रखा है ताकि जो रोड पे जो व्हीकल ट्रैवल करेंगे वो इजीली कवर कर पाएंगे।
देखिए यहाँ पर भी इस फिगर में भी ऐसा ही दिखाया है, टर्न पे ये व्हीकल की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है जो हमारे इनर एज के मुकाबले। ये फास्ट मूविंग हाई स्पीड कार्स हैं, तो यहाँ पर भी जो एक्सटीरियर पोर्शन होता है हमारा, आउटसाइड पोर्शन होता है रोड का, उसको थोड़ा सा हाइट में ऊपर रखते हैं ताकि वो इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। ये केस रोड के भी केस में भी होता है और ट्रेन के केस में भी होता है। जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में तो देखिए यहाँ पर भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है। ये हमारा इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है, तो इन पे भी इसकी हाइट आउटर एज की थोड़ी सी हाई रखी गई है और इनर एज की थोड़ी सी कम रखी गई है। तो जो हमारे व्हीकल हैं या हमारी ट्रेन है ये इजीली इस पर मूव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा द सुपर एलिवेशन शुड नॉट बी लेस देन कैम्बर। इन द एब्सेंस ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ द रोड अलोंग द कर्व, पोर्ट होल्स आर लाइकली टू अकर एट द आउटर एज ऑफ द रोड। ठीक है, इसमें क्या बताया है, जो सुपर एलिवेशन होता है वो कैम्बर से कम नहीं होना चाहिए। ये है हमारा कैम्बर, कैम्बर के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो कैम्बर से कम नहीं होना चाहिए हमारा सुपर एलिवेशन। अगर सुपर एलिवेशन नहीं होता है तो वहाँ पे पोर्ट होल्स बन जाते हैं, रोड पे खड्डे पड़ जाते हैं आउटर साइड में। ठीक है, इट प्रोवाइड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न और स्किड। ठीक है, ओवरटर्न और स्किड की जो टेंडेंसी होती है हमारे व्हीकल की टर्न पे, उसको ये कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ आउटर एज विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ द पेवमेंट एंड डिनोटेड बाय ई। ये स्मॉल ई से इसको डिनोट किया जाता है और ये रेशो होती है। देखिए इस फिगर में ये हमारा व्हीकल है, ये देखिए ये हमारा व्हीकल और ये हमारा रोड की हाइट इंक्रीज कर दी है, इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ये जो हाइट इंक्रीज की है बी सी डिवाइड बाई ए सी, ये देखो ये हमारा बी सी और ये हमारा ए सी, इसकी रेशो को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। देखिए फिगर में ये रिलेशन के थ्रू शो किया है, E इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट रिलेशन है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई 127 आर। अब ये E और F और V और R क्या है, ये है E हमारा रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, F है हमारा लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू भी गिवन है 0.15। फिर है V हमारा है स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एंड R है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो कर्वेचर है रेडियस का वो है R। ठीक है, चलिए व्हेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड F is equal to 0 then the super elevation is known as equilibrium super elevation। ठीक है, जब सुपर एलिवेशन को हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हैं तो F की जो वैल्यू उसको हम 0 पुट कर देते हैं। तो जो पिछले इसने हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था उसमें हम F की वैल्यू को 0 रख देते हैं, तो हमारा जो रिलेशन ये बन जाएगा E इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई 127 R। ठीक है, for practical consideration it is suggested that super elevation should be provided to fully counteract the centrifugal force due to 75% of the design speed by neglecting frictional resistance develop। The maximum rate of super elevation is given by, जब मैक्सिमम हमें सुपर एलिवेशन को कंसिडर करना होता है तो डिज़ाइन स्पीड का हम 75% ही कंसिडर करते हैं। देखिए इस रिलेशन में जब हमने 75% का कंसिडर किया है तो ये रिलेशन हमारा चेंज होकर ये बन गया E इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई 225 R। ठीक है, F की वैल्यू इसमें 0 ली गई है और जो हमारी V की वैल्यू है वो 75% ली गई है। ठीक है, एज पर IRC द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर डिफरेंट टेरेन शुड नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। अब IRC ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि हमारे जो सुपर एलिवेशन है वो कितना होना चाहिए।
इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन 7%, इन हिली एरिया स्नो बाउंड एरिया 7%, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे वो 7%, इन हिल रोड्स नॉट बाउंड बाय स्नो, जहाँ पे हिली एरिया है पर वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती तो 7% हम दे सकते हैं वहाँ पे। इन अर्बन रोड विद फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन, अर्बन रोड्स पे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरसेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे हम 4% अपना सुपर एलिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सुपर एलिवेशन आखिर होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, अब सुपर एलिवेशन को हम प्रोवाइड कैसे करते हैं। द नॉर्मल कैम्बर्ड सरफेस on a straight ridge of a road is changed progressively into a super elevated surface in two stages. In first stage, the outer half of the camber gradually raised until it is level, thereby the eliminating the crown of the cambered section. इसमें क्या होता है, जब हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं तो कैम्बर्ड सरफेस जो हमारा होता है रोड का, उसके जो आउटर एज है उसको धीरे धीरे हम राइज करते हैं डिजायर्ड हाइट तक, और वो जो हमारा कैम्बर होता है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब ये हम करते कैसे हैं। फर्स्ट इसमें जो मेथड है वो है रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द सेंटर लाइन। ये देखिए जैसे ये रोड है, अब इस तरफ हमारा कैम्बर शेप है और ये हमारी इनर से एज है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो हमारा रोड का सेंटर लाइन है उससे हमने इसको रिवॉल्व किया है। आउटर एज को हमने मिट्टी से फिल किया है, ये देखो फिलिंग है ये, और जो इनर एज है उसमें हमने कटिंग की है। ठीक है, ये कटिंग और ये है फिलिंग। ठीक है, कटिंग और फिलिंग की है सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा हमारा रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द सेंटर लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द इनर एज। ठीक है, इनर एज के रेस्पेक्ट में जब हम पेवमेंट को रिवॉल्व करते हैं, ये देखिए ये है हमारी इनर एज। ठीक है, और हमने मिट्टी को धीरे धीरे इसमें फिल किया है और आउटर एज को जो हाइट है उसकी रेज कर दी है, तो ये होगा हमारा रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द इनर एज। इनर एज हमारी एज इट इज़ है और आउटर एज है उसको हमने क्रिएट किया है उसमें मिट्टी की फिलिंग कर करके। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होगा रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द इनर एज। अब थर्ड मेथड आता है रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द आउटर एज। ये देखिए ये हमारी आउटर एज है और ये हमारी इनर एज। अब इसमें क्या है, हमने इसमें मिट्टी की कटिंग की है, काफ़ी ज़्यादा कटिंग की है ताकि जो डिजायर्ड शेप है सुपर एलिवेशन की वो हमें मिल सके। ठीक है, तो आउटर एज के रिस्पेक्ट में हमने पेवमेंट को रिवॉल्व किया है, तो ये हमारा मेथड होगा रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द आउटर एज। अब आता है मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एज पर आईआरसी। आईआरसी ने रिकमेंड किया है जो मिनिमम रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व पे कितनी होनी चाहिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ रोड के लिए। फर्स्ट जैसे हमारा नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात है। प्लेन टेरेन में जो हमारा प्लेन एरिया है वहाँ पे कितना होगा, रूलिंग 360 मीटर और एब्सोल्यूट 230 मीटर 230 मीटर। ये रिकमेंड किया गया नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के रिस्पेक्ट में जब एरिया हमारा प्लेन हो। ठीक है, वैसे ही रोलिंग टेरेन की बात करें जब घुमावदार एरिया है तो वहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट जो होगी हमारी 230 एंड एब्सोल्यूट जो ग्रेडियंट होगा वो 155 मीटर। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है आईआरसी की। ऐसे ही उसने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में भी बताया है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में और विलेज रोड के बारे में भी। माउंटेनस एरिया में कैसे होगी,
जहाँ पे बर्फ़ गिरती है या बर्फ़ नहीं गिरती है वहाँ पर भी, और जहाँ पे स्टीप टेरेन की बात करें जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ नहीं गिर रही है, तो उन सभी के लिए IRC ने ये रिकमेंडेशन दी है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो रोड है, जो कर्व है, उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है वाइडनिंग ऑफ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। जब हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करें तो आप देखेंगे जैसे इस फिगर में ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, यहाँ तक इसकी एज है, बट ये पोर्शन हमने एक्स्ट्रा इसमें प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया है? इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं रोड कर्व पे, और क्यों करते हैं वो देखते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व स्पेशली व्हेन दे आर नॉट ऑफ वेरी लार्ज रेडियाई इट इज़ कॉमन टू वाइडन द पेमेंट स्लाइटली मोर देन द नॉर्मल विड्थ। नॉर्मल विड्थ से थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है जब हमारी रेडियस काफ़ी कम होती है रोड कर्व की। ठीक है, ए व्हीकल हैज़ ए रिजिड व्हील बेस एंड ओनली फ्रंट व्हील कैन टर्न एंड रियर व्हील डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ द फ्रंट व्हील। जैसे कि फ्रंट व्हील होते हैं हमारे व्हीकल के, वो रोड के पाथ को फॉलो करते हैं, बट जो रिजिड हमारे जो रियर व्हील होते हैं, पिछले व्हील होते हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा रोड को चौड़ा करना पड़ता है। ड्यू टू हाई स्पीड सम ट्रांसवर्स स्किडिंग में अकर एंड रियर व्हील में गो आउटवर्ड ऑफ द रोड। जब रोड पे किसी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसका भी जो पिछले टायर होते हैं वो स्किड करके आउटसाइड जा सकते हैं। ठीक है, उसको कंसीडर करके भी ये रोड की थोड़ी चौड़ाई हम बढ़ा देते हैं। द पाथ ट्रेस बाय व्हीकल ऑफ ए ट्रेलर इन सच केस ऑफ ए ट्रेलर यूनिट एंड टोइंग व्हीकल इज डिफरेंट देन द फ्रंट। ठीक है, जब कोई टोइंग व्हीकल होता है या फिर कोई ट्रैक्टर और ट्रेलर उसके साथ होता है तो वो भी अपने जो फ्रंट व्हील होता है उसके पाथ को फॉलो नहीं करते हैं और थोड़ा सा आउटवर्ड जा सकते हैं, तो उसको भी कंसिडर करके थोड़ी सी विड्थ को हम बढ़ाते हैं। वाइल टू व्हीकल क्रॉसिंग एंड overtaking a horizontal curve, there is psychological tendency to maintain a greater clearance between the vehicle than a straight for a increased safety। ठीक है, जब दो व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पे तो उनके बीच में क्लियरेंस होती है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एक दूसरे के व्हीकल को बचाने के लिए और इजीली वहाँ पे क्रॉस करने के लिए थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है जब रोड की पेमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाई जाती है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट हैज़ बीन प्रैक्टिस देयरफॉर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व व्हेन द रेडियस इज लेस देन अबाउट 300 मीटर। जब रेडियस ऑफ कर्व हमारी 300 मीटर से कम होती है तब हम जो रोड की विड्थ है कर्व पे उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसमें क्या क्या होती है, टोटल वाइडनिंग जो होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जब हम ऐड करते हैं तो होती है हमारी टोटल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होती है, द वाइडनिंग रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस इज कॉल्ड मैकेनिकल वाइडनिंग। जो व्हील का बेस होता है वो बिल्कुल रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो वो जो टर्न पे जो रिजिडिटी फेस करता है उससे जो हमारे बैक जो टायर्स होते हैं वो जो आउटसाइड हमारी डायरेक्शन होती है उसको पार कर सकते हैं और नीचे गिरने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो हमारा वाइडनिंग होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। उसको हम इस रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारा विड्थ ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू NL² बाई 2R। N है इसमें नंबर ऑफ लेन, L है इसमें लेंथ ऑफ व्हील बेस इफ नॉट गिवन टेक 6 to 6.1 मीटर फॉर कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, एंड R इज रेडियस ऑफ व्हीकल। अगर व्हीकल की लेंथ उसमें नहीं गिवन है तो 6
मीटर से 6.1 मीटर हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया है। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर साइकोलॉजिकल रीजन such as to allow extra space requirement for the overtake of vehicle and to provide greater clearance of crossing and overtaking vehicle on the curve। जब ओवरटेक करते हैं या फिर किसी व्हीकल को हम क्रॉस करते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा विड्थ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो विड्थ हम कंसिडर करते हैं एज ए साइकोलॉजिकल विड्थ। ठीक है, तो उसका रिलेशन ये है v² बाई 9.5 अंडर रूट आर। तो v हमारा सेम है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल और स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, और r हमारा रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारा ये रिलेशन निकलता है, जो कि टोटल वाइडनिंग ऑफ रोड आता है। WE इज इक्वल टू NL² अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। ठीक है, अब आता है एक्स्ट्रा विड्थ रिकमेंडेड बाय IRC। IRC ने भी रिकमेंड किया है एक्स्ट्रा विड्थ कितनी होनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्व जब 20 मीटर तक हो, 20 to 40 मीटर तक हो, 41 to 60, 61 to 100, 100 to 300 एंड अबोव 300 मीटर। ठीक है, एक्स्ट्रा विड्थ 2 लेन के लिए 1.5 मीटर और सिंगल लेन के लिए 0.9 मीटर। ठीक है, जब डिज़ाइन स्पीड की इसमें बात नहीं, इसमें है रेडियस ऑफ कर्व जब 20 मीटर तक हो तो सिंगल लेन के लिए 0.9 मीटर और 2 लेन के लिए 1.5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही जब डिज़ाइन हमारी जो IRC के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्व है 20 to 40 मीटर हो तो 2 लेन के लिए 1.5 एंड सिंगल लेन के लिए 0.6। ठीक है, ऐसे ही इसने और डिज़ाइन स्पीड्स की भी बात की है। जैसे हम 300 की बात करें, 300 से ज़्यादा की बात करें तो उसमें कोई भी वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही उसमें बताया था हमने, 300 से ज़्यादा जब हम रेडियस होती है तब एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कम होती है रेडियस तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो है वर्टिकल कर्व, वो भी बहुत जल्दी आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।